Clinical understanding of different types of aggravation. Aphorism 157 to aphorism 161. Introduction. We come across different aggravation in daily practice. तो different aggravation हमें daily practice में देखने को मिलते हैं और पेशेंट आपके पास दवाई उसे एडमिनिस्टर करने के बाद वो आकर आपको बताता है कि उसके जो सिम्टम्स है वो इंटेंसिफाई हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं. तो हैंस वी शुड हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉपर क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन इन द ऑर्डर टू मैनेज द केस. हमारे पास सही नॉलेज होना चाहिए कि ये जो एग्रावेशन है वो कौन सा है, मेडिसिनल है, होम्योपैथिक है, डिसीज़ है या फिर किलर्स एग्रावेशन है. सम हैव गुड प्रोग्नोसिस एंड सम हैव बैड प्रोग्नोसिस. तो किसी किसी में जो पेशेंट है वो क्योर हो जाता है और किसी किसी में उसकी जो कंडीशन है वो वर्स हो जाती है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रावेशन. तो क्या क्या डिफरेंट टाइप्स के एग्रावेशन है वो देखते हैं. सबसे पहला है होम्योपैथिक एग्रावेशन जिसका जो प्रोग्नोसिस है वो गुड है. सेकंड मेडिसिनल एग्रावेशन विद बैड प्रोग्नोसिस, डिसीज एग्रावेशन बैड प्रोग्नोसिस एंड किलर्स एग्रावेशन फेटल प्रोग्नोसिस. यहाँ पे डेथ भी हो सकती है. सबसे पहला है देखेंगे होम्योपैथिक एग्रावेशन. एफोरिज्म 157. डेफिनेशन क्या है? स्लाइट बट अपेरेंट इंटेंसिफिकेशन ऑफ पेशेंट्स existing symptom which are similar to the symptom to the homeopathic medicine administered with inner well-being or simultaneously better feeling. तो यहाँ पे जब हम उन्हें कोई दवाई सिलेक्ट करने के बाद इंडिविजुअलाइजेशन और टोटलिटी देखने के बाद जब दवाई देते हैं उसके बाद उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो इंटेंसिफाई होते हैं, बट इंटेंसिफाई होने के बाद भी उन्हें इनर वेलबींग या साइमल्टेनियसली बेटर फीलिंग होती है, तो उसे बोलेंगे होम्योपैथिक एग्रावेशन. ये एक 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है होम्योपैथिक एग्रावेशन. एफोरिज्म है 157. डिस्कशन. ऑकर्स ड्यू टू द एक्शन. तो कौन सा एक्शन है? वाइटल फोर्स के ऊपर हमें पता है कि पहले प्राइमरी एक्शन होगा, उसकी वजह से होम्योपैथिक एग्रावेशन देखने को मिलेगा. इट एक्ट्स unconditionally and attacks the disease part which is already susceptible to the similar disease symptom. तो हमें पता है कि हम सिमिलर रेमेडी देख रहे हैं, सिमिलर रेमेडी देते हैं जो ऑलरेडी पेशेंट के अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं, वैसे ही सिम्टम प्रोड्यूस करने वाली जो हम दवाई देंगे वो हम सिलेक्ट करेंगे. तो वो वहाँ पे ऑलरेडी पार्ट जो है ना डिसीज़ पार्ट जो है ना वो ऑलरेडी ससेप्टिबल है, तो हम वो जब दवाई देंगे तो वहाँ पे पेशेंट जो है उसके बॉडी में वाइटल फोर्स के ऊपर प्राइमरी एक्शन होगा. नाउ द पेशेंट सफर्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर मेडिसिनल डिसीज. अभी हम जो दवाई देंगे वो बन जाएगा एक आर्टिफिशियल डिसीज़ बन जाता है, हम मेडिसिन देते हैं उसके बाद, विच रिमूव्स द वीकर नेचुरल डिसीज़. तो अभी मेडिसिनल जो डिसीज़ है वो स्ट्रॉन्गर है नेचर में, जबकि जो नेचुरल डिसीज़ है वो वीकर है. तो स्ट्रॉन्गर मेडिसिन विल रिमूव द वीकर डायनेमिक या नेचुरल डिसीज़. नेक्स्ट, the vital force is only suffering from the stronger medicinal disease as it is stronger and symptoms are increased. तो यहाँ पे हम वही देख रहे हैं कि वाइटल फोर्स के ऊपर प्राइमरी एक्शन हुई हमारी दवाई की, उसके बाद में हमने वहाँ पे आर्टिफिशियल डिसीज़ बनाया जो अब नेचुरल डिसीज़ के ऊपर स्ट्रॉन्ग है तो उसे सप्रेस कर देगा. अब जो पेशेंट है वो आर्टिफिशियल डिसीज से, मतलब हमारी जो दी गई दवाई है उसके ऊपर वो अब वाइटल फोर्स की एक्शन होगी. नेक्स्ट, पेशेंट फील्स द डिसीज इज इंक्रीज बट इन फैक्ट इट इज़ होम्योपैथिक एग्रावेशन. पेशेंट को लगेगा कि उसके जो भी सिम्टम्स थे वो बढ़ गए हैं, लेकिन सही इनफैक्ट सही से देखा गया तो ये होम्योपैथिक एग्रावेशन है. अब होम्योपैथिक एग्रावेशन है इन एक्यूट डिसीज. इसका एफोरिज्म 158, 159, 160. occurs in the first hour or first few hours of administration of the disease. तो जब हम दवाई देते हैं उसके 1 घंटे बाद या कुछ घंटे बाद हमें उसका असर देखने को मिलता है, जबकि क्रोनिक डिसीज़ में 161 नंबर का एफोरिज्म है, वहाँ पे हमें इमीडिएटली नहीं देखने को मिलेगा, 6, 10 या 8 दिन के बाद देखने को मिल सकता है, या फिर एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट व्हेन द क्योर इज ऑलमोस्ट फिनिश, तब हमें ये होम्योपैथिक एग्रावेशन देखने को मिलेगा. अब इसका प्रोग्नोसिस एंड इंटरप्रिटेशन क्या है? तो पहला है गुड इंडिकेशन. तो होम्योपैथिक एग्रावेशन अगर पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिल रहा है तो इट इज़ अ गुड इंडिकेशन. सेकेंड, शोज दैट रेमेडी एडमिनिस्टर्ड नॉट ओनली सिमिलर बट ऑल्सो स्ट्रॉन्गर. तो हमने जो अभी दवाई दी है वो सही सिलेक्ट की है और वो स्ट्रॉन्गर भी है. तो नेक्स्ट पॉइंट, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन डिपेंड्स अपॉन द डोज गिवन. तो जैसा डोज है उतने समय तक वो चलेगी भी और उसकी इंटेंसिटी एग्रावेशन की हमारे डोज के ऊपर डिपेंड करेगी. आफ्टर एग्रावेशन एमुलरेशन फॉलोज अनइंटरप्टेड. तो पहले एग्रावेशन होगा,
और फिर उसके बाद में एमुलरेशन होगा। एग्रावेशन में उन्हें लगेगा कि उनके सिम्टम्स बढ़ गए हैं, लेकिन वहाँ पे इनर वेल बीइंग का उनको एक फीलिंग होगी और आगे चल के एमुलरेशन हो जाएगा। आफ्टर सम पीरियड मेडिसिनल डिसीज लूजेस इट पावर, जो हमने दवाई दी थी उसकी पावर आगे चल के खत्म हो जाएगी एज अ सेकेंडरी एक्शन ऑन वाइटल फोर्स। तो पहले प्राइमरी एक्शन हुई थी, उसके बाद में वहाँ पे एग्रावेशन देखने को मिला था। अब सेकेंडरी एक्शन में क्या होगा, क्यूरेटिव होगा। हमारे होम्योपैथी में सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे मेडिसिनल जो डिसीज़ बनी थी अब वो भी डिसअपियर होने लग जाएगी। और नेक्स्ट है वीकर मेडिसिनल डिसीज इज ऑल्सो रिमूव। तो पहले स्ट्रॉन्गर हमने जो होम्योपैथी से एक डिसीज़ बनाई थी या आर्टिफिशियल डिसीज़ जिसे हम बोलेंगे, वो नेचुरल डिसीज़ के ऊपर काम करती है, बाद में उसे वो हमेशा के लिए गायब कर देगी या डिसअपियर कर देगी। उसके बाद आगे चल के थोड़े टाइम के बाद जब हमारे दवाई का एक्शन खत्म होगा तो वो भी गायब हो जाएगा। तो इस तरह हमने पेशेंट को ट्रीट कर दिया। अब इसके दो क्या मेन ये है कि क्या हुआ है पेशेंट के अंदर। पहला तो क्योर आ गया है एंड अप्रोचिंग क्योर, आगे चल के अब क्योर आएगा। और दूसरा है वाइटल फोर्स इज नाउ फ्री ऑफ नेचुरल डिसीज। तो दो बातें यहाँ पे हुई है कि क्योर आ रहा है या बॉडी के अंदर या क्योर हो रहा है, और दूसरी बात है कि अभी वाइटल फोर्स जो है वो नेचुरल डिसीज से पूरी तरह से फ्री है। होम्योपैथिक एग्रावेशन एंड डोज फॉर एन आइडियल क्योर मिनिमम डोज इज टू बी अप्लाइड। तो हमें कोई भी केस में मिनिमम डोज ही देना है। द डोज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग स्लाइट होम्योपैथिक एग्रावेशन शुड बी कंसिडर एज द मिनिमम डोज। तो जो डोज हमें कैपेबल है होम्योपैथिक एग्रावेशन कराने के लिए किसी भी पेशेंट में, वो होना चाहिए मिनिमम डोज। मेडिसिनल एग्रावेशन डेफिनेशन: the appearance of new medicinal symptoms in a patient after administration of wrongly chosen medicine or repeated medicine। तो मेडिसिनल एग्रावेशन क्या है? डेफिनेशन: जब हमें पेशेंट के अंदर न्यू सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और जो मेडिसिन से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि हमने या तो गलत चूज़ कर ली है मेडिसिन या फिर उसे बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसीलिए अब मेडिसिन के हमें सिम्टम्स पेशेंट के अंदर देखने को मिल रहे हैं, तो उसको बोलेंगे मेडिसिनल एग्रावेशन। डिस्कशन: व्हेन अ रॉन्गली चूजन मेडिसिन और रिपीटेड डोज ऑफ अ मेडिसिन इज एडमिनिस्टर्ड, मेडिसिन एग्रावेशन में ऑकर। तो बार बार अगर हमने एक ही दवाई को रिपीट किया या फिर गलत मेडिसिन चूज़ की है और पेशेंट को दे दी, तो क्या होगा, आगे चल के अभी हमें मेडिसिनल एग्रावेशन देखने को मिलेगा। द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू सिम्टम विच ही हैज़ नेवर एक्सपीरियंस बिफोर एंड विच बिलोंग्स टू द मेडिसिन एडमिनिस्टर्ड। तो पेशेंट ने पहले उसे कभी महसूस नहीं किया था, वैसे सिम्टम्स उसके अंदर कभी आए नहीं थे जब तक हमने उसे दवाई नहीं दी। अब दवाई देने के बाद हमें पता चला कि ये दवाई से रिलेटेड है, क्योंकि हमारे पास अच्छे से HMM का नॉलेज होना चाहिए, तो हमें समझेगा कि ये मेडिसिनल एग्रावेशन है। द न्यू सिम्टम प्रोड्यूस आर कॉल्ड एसेसरी सिम्टम्स ऑफ द मेडिसिन। तो उसे एसेसरी सिम्टम्स बोलेंगे। प्रोग्नोसिस एंड इंटरप्रिटेशन: बैड प्रोग्नोसिस। तो हमने यहाँ पे जो अलग अलग टाइप्स देखे थे, वहाँ पे मेडिसिनल एग्रावेशन का क्या देखा था? बैड प्रोग्नोसिस। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटेड रेमेडी इज़ नॉट अ सिमिलिमम। तो हमने जो सिमिलिमम वो एक्चुअली नहीं था, इसी वजह से वहाँ पे मेडिसिनल एग्रावेशन देखने को मिला। एंड द पेशेंट इज़ प्रूविंग द मेडिसिन। तो वो अभी मेडिसिन प्रूव कर रहा है, लेकिन वो सिमिलिमम नहीं था जो हमने उसके लिए दवाई चूज़ की थी। नेक्स्ट, द सिम्टम्स आर ऑफ सीरियस नेचर। तो अभी अगर वो सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीरियस नेचर के हैं तो हमें उसे एंटीडोट करना है। इफ़ द सिम्टम्स आर माइल्ड और मॉडरेट, रिपीटेशन इज़ टू बी स्टॉप। तो अगर माइल्ड या मॉडरेट है तो हम रिपीटेशन रोक देंगे, और अगर सीरियस कैरेक्टर के हैं तो उसे डायरेक्ट एंटीडोट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट, फिजिशियन हैज़ टू वेट टिल सिम्टम्स, मतलब न्यू सिम्टम्स पास अवे एंड लेटर सिलेक्ट अ न्यू सिमिलिमम। अब पहले जो गड़बड़ हमने कर दी थी ना सिमिलिमम ढूंढने में, वो अब जब पूरे ये सीरियस नेचर वाले हो या माइल्ड सिम्टम्स थे, ये जब चले जाएंगे पूरी तरह से पेशेंट के अंदर, तो हमें उसके लिए पहले रुकना होगा। अब वो चले गए, उसके बाद हम एक नया सही से पूरे केस को फिर से सही से लेंगे, पूरी केस उसके सही से लेंगे और एक नया सिमिलिमम ढूंढेंगे। इफ़ द मेडिसिनल सिम्टम्स आर एंड द ओरिजिनल डिसीजेस आर मिक्सड अप। अब मेडिसिन के जो सिम्टम्स थे और ओरिजिनल डिसीज़ के जो सिम्टम्स थे, अगर वो मिक्स हो गए हैं ना, वहाँ पे एक फिर से हमें नई टोटलिटी लेनी होगी और फिर से एक सिमिलिमम चूज़ करना होगा। डिसीज एग्रावेशन definition: disease aggravation can be defined as the appearance of advanced symptoms of the nosological disease condition where chosen remedy is wrongly selected and is showing no impact on the disease condition. The disease is advancing in its course. तो disease aggravation में क्या है
कि अपीयरेंस ऑफ एडवांस सिम्टम्स। तो अब जो पेशेंट के अंदर पहले सिम्टम आ रहे थे, अब ये और आगे की स्टेज में हमें देखने को मिलने लग गए, क्योंकि हमने जो दवाई सिलेक्ट की थी वो गलत थी, और दूसरी बात वो पेशेंट के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, और अब इसकी वजह से डिसीज़ जो है वो ग्रो कर रही है अपने कोर्स में। Prognosis and interpretation. If a homeopathic remedy is wrongly selected or does not suit the case properly or is not repeated frequently, it does not have any impact on the disease. तो अगर हमने गलत चूज़ करी है या उसे सही से फिर से रिपीट नहीं किया है या वो केस को सूट नहीं हो रही है, तो अब वो डिसीज़ के ऊपर कोई काम ठीक से नहीं करेगी। अब क्या होगा, डिसीज़ विल ग्रो इन इट्स ओन कोर्स। तो वो अब डिसीज जो है वो ग्रो करने लगेगी। सिम्टम्स एग्रावेट और न्यू सिम्टम्स अराइजेस, या तो जो सिम्टम्स थे वो वर्स हो जाएंगे या कुछ नए सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। दिस न्यू सिम्टम्स आर नीदर होम्योपैथिक एग्रावेशन नॉर मेडिसिनल एग्रावेशन। अब होम्योपैथिक और मेडिसिनल एग्रावेशन ये नहीं है, क्यों? तो देखिए, सबसे पहली बात क्या है, होम्योपैथिक एग्रावेशन में हमने क्या देखा था, सेम सिम्टम्स होते हैं, वो इंटेंसिफाई होते हैं, लेकिन इंटेंसिफिकेशन के बाद भी पेशेंट को अच्छा लगता है या बेटर फीलिंग होती है। और मेडिसिनल में हमने क्या देखा था, मेडिसिनल में था कि वो मेडिसिन से रिलेटेड होते हैं, तो इसके लिए आपको अच्छा का नॉलेज होना चाहिए। तो वहाँ पे आपको ये समझेगा कि वो मेडिसिनल एग्रेवेशन है या नहीं। तो ये दोनों भी छोड़ के कुछ आपको अलग ही सिम्टम्स अगर देखने को मिले तो वो है डिसीज़ एग्रेवेशन, क्योंकि अब गलत चूज़ की है या वो सही से काम नहीं कर रही, क्योंकि वो सूट नहीं हुई है केस को। और तीसरी बात कि उसका कोई इम्पैक्ट हो नहीं रहा है डिसीज़ के ऊपर, क्योंकि वो फ्रिक्वेंटली रिपीटेड नहीं है। इन कोई भी कारणों की वजह से अगर डिसीज ग्रो कर गई है तो वो जो सिम्टम्स आएंगे ना नए, वो होम्योपैथिक एग्रावेशन से भी रिलेटेड नहीं होंगे, ना कि वो मेडिसिनल एग्रावेशन से रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट, पेशेंट विल फील वर्सन। अब उसको वर्स्ट फीलिंग होंगी, कैसे, मेंटली या फिजिकली, दोनों से भी वो बहुत ही वर्स फील करेगा। नेक्स्ट, अब हमें अगर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर देखना है तो उसमें क्या हेल्पफुल है, ECG, एक्सरे और MRI हमें ये हेल्प करेगा कि प्रिस्क्राइब मेडिसिन इज़ नॉट वर्किंग। तो पहले हमने जो दी थी दवाई, अब इनसे हमें पता चलेगा कि वो जो केस है वो बढ़ गई है या वो जो डिसीज़ है वो बढ़ गई है, आगे चली गई है। इन द ऑर्डर टू फाइंड आउट बैड प्रोग्नोसिस एंड द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डिसीज, वन शुड रेफर द नॉलेज ऑफ सर्जरी, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेटिक्स एंड मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द केस। तो केस के हिसाब से आपको सर्जरी, गायनेक, ऑब्स या मेडिसिन की नॉलेज का यूज़ करना है। किलर्स एग्रावेशन, 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी। किलर्स एग्रावेशन कैन बी डिफाइंड एज अ कंडीशन अराइजिंग फ्रॉम अनटाइमली प्रिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्यूरेटिव रेमेडी इन पैथोलॉजिकली एडवांस केसेस ऑफ इनक्योरेबल केसेस। तो यहाँ पे ना एक्चुअली क्या हुआ है, पेशेंट के अंदर अभी जो पैथोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। अब वो केस ये इनक्योरेबल हो गई है और हमने फिजिशियन ने उन्हें एक डीप एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दे दी है, जिसकी वजह से अब हमें पेशेंट के अंदर किलर्स एग्रावेशन देखने को मिलेगा। अब किलर्स एग्रावेशन की बात करें तो वहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमने लिखा था कि फेटल प्रोग्नोसिस। तो किलर्स एग्रावेशन के अंदर हमें डायरेक्टली फेटल प्रोग्नोसिस देखने को मिलेगा। तो प्रोग्नोसिस एंड इंटरप्रिटेशन में इट इज़ ऑलमोस्ट फेटल प्रोग्नोसिस आपको मोस्टली देखने को मिलता है। ये क्यों होता है, तो पेशेंट को फिजिशियन ने ठीक से हैंडल नहीं किया है केस को, तो उसकी वजह से होगा। इन डिफिकल्ट, एडवांस एंड इनक्योरेबल केसेस, पायोनियर हैव एडवोकेटेड द पैलिएटिव मेथड ओनली। तो हमने पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट में देखा था, मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो वहाँ पे कुछ जस्टिफाइबल रीजंस थे या कंडीशंस थे जहाँ पे हमारे मास्टर ने कहा था कि आप वहाँ पे पैलिएशन या पैलिएटिव मोड यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें से एक था इनक्योरेबल केसेस। तो वहाँ पे क्यों हम पैलिएट करेंगे, इसका भी रीज़न देखते हैं कि वाइटल फोर्स जो होता है ना, वो अपना रिएक्टिव पावर खो बैठता है और उसकी वजह से अब वो होम्योपैथिकली तो ट्रीट नहीं हो पाएगा। इसलिए हम वहाँ पे पेशेंट को ज़िंदा रखने के लिए उसे पैलिएट करेंगे। नेक्स्ट, इफ़ एनी होम्योपैथ सिलेक्ट्स अ डीप एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी टू अ पेशेंट हुज कंडीशन इज़ वेरी वर्स, रिजल्ट में बी डिजास्ट्रस। तो वहाँ पे उसकी कंडीशन वर्स्ट हो जाएगी। डीप एक्टिंग रेमेडी प्रोड्यूसेस प्राइमरी एक्शन। अब पहले तो जब हम उसे डीप एक्टिंग रेमेडी दे देंगे वो प्राइमरी एक्शन होगी वाइटल फोर्स के ऊपर। अब वो
जो वाइटल फोर्स है पेशेंट का वो डेबिलिटेड है, पहले ही बहुत ज़्यादा वीक हो गया है एंड इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन। तो जैसे कि हम जानते हैं हमारी दवाई सबसे पहले जाएंगी वाइटल फोर्स के ऊपर, प्राइमरी एक्शन करेगी। अब से प्राइमरी एक्शन होने के बाद वहाँ पे होम्योपैथिक एग्रावेशन होगा, जिससे इन स्पाइट ऑफ इंटेंसिफिकेशन ऑफ सिम्टम्स पेशेंट को अच्छा लगेगा। लेकिन जब सेकेंडरी एक्शन होगी वहाँ पे हमारे होम्योपैथी में सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, हमारा जो वाइटल फोर्स है वो डेबिलिटेटेड हो गया है या बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, तो वो इनकैपेबल है सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन दिखाने के लिए। नेक्स्ट अब उससे क्या होगा आगे, अब हमने दे दिए बहुत ज़्यादा डीप एक्टिंग रेमेडी। अब इसकी वजह से पोटेंसी अगर अब बहुत हाई है और आप बार बार उसे रिपीट कर रहे हो तो पेशेंट उसे विथस्टैंड नहीं कर पाएगा, पेशेंट उसे सहन नहीं कर पाएगा और यहाँ पे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इवन इट कैन किल द पेशेंट। तो एडवांस स्टेज में वो आगे चल के अपने पेशेंट को किल भी कर सकता है। इन सच केसेस फिजिशियन मस्ट अंडरस्टैंड द वाइटलिटी इज ऑलमोस्ट लॉस इन द पेशेंट। यहाँ पे फिजिशियन को ध्यान देना है कि वो जो वाइटलिटी है वो पेशेंट के अंदर पूरी तरह से लॉस्ट हो गई है और यहाँ पे हमें सिर्फ पैलिएटिव रेमेडीज से ही उसे ट्रीट करना है, ना कि क्योर कर एम नहीं रखना चाहिए क्योर करने का, क्योंकि क्योर करने चाहेंगे तो वहाँ पे उन्हें उल्टा किलर्स एग्रावेशन हो जाएगा। थैंक यू।